देखिए एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनको हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। साथ में इस क्लास के बारे में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एग्जाम में सीधा देखने को मिलेंगे और सारा कंटेंट मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कंसेप्ट से। देखिए आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, इसमें आपके पास ये BI और ये CI है, ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, जब एंगल बाइसेक्टर है वो मीट कर रहे हैं आई पॉइंट पर, तो आपसे एक एंगल पूछा जाता है ये आई पे बनने वाला, यानी BIC एंगल पूछा जाता है आपसे। और यदि ये अंदर की तरफ मीट कर रहे हैं तो ये एंगल आपको डायरेक्ट याद रखना है, BIC बराबर हो जाएगा 90 + A/2। ये वाला है जो एंगल A/2 है, तो A है तो इसका हाफ कर देना है और 90 में ऐड कर देना है। ये बात समझ में आ गई। अब ये सेम कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, जब ये बाहर की तरफ जो एंगल बाइसेक्टर बनते हों, तो अब यहाँ पे तो ये अंदर वाला था, ये बाहर की तरफ है। ठीक है, तो ये एंगल यहाँ पे चेंज हो जाता है 90 - A/2। ये वाला जो एंगल है A/2 मान लो, या P दे रखा है तो P/2 हो जाएगा। तो ये एंगल यदि पूछता है आपसे QER तो हो जाएगा 90 - P/2। ठीक है, इसके बाद में इसमें एक और चीज़ पूछी जाती है आपसे कि देखो एक का तो अंदर वाला एंगल बाइसेक्टर ले लिया और दूसरे वाले का बाहर वाला एंगल बाइसेक्टर ले लिया। ठीक है, तो अब ये दोनों एक पॉइंट पे मीट करते हैं। ये पॉइंट मान लो Z है, तो इस Z पे एंगल बनने वाला है, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसकी वैल्यू ध्यान रखनी है आपको, ये जो M है इसका हाफ हो जाएगा। तो ये तीनों कंसेप्ट आपको याद हो गए। तो इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको ये जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है XQ YQ ZQ का, इसको आपको ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं इसके, ये पैरेलली तीनों से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए कैसे कैसे यूज़ होंगे ये। कभी कभी आपसे ये पहले वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर 90% केसेस में आपसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला है सेकंड वाला, ये पूछा गया है। इसमें क्या होता है, आपसे दो चीज़ें दे देता है। देखो एक तो आपको ये गिवन रहता है और दूसरा आपको ये वाली वैल्यू गिवन होती है, और कभी आपसे ये वाली वैल्यू पूछ लेता है। तो इसमें आपको वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए केवल क्या चाहिए, दो वैल्यूज चाहिए। देखो x + y + z ये रहा, x + y + z ये रहा। ठीक है, और आपसे एक वैल्यू ये है आपके पास XY YZ और ZX, तो आपसे ये वाली वैल्यू पूछ लेता है, कभी ये वाली वैल्यू दे देता है और ये वाली वैल्यू पूछ लेता है। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बाकी इस फॉर्मूले पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये तीनों से बाहर कोई नहीं आता है, इन तीनों से कवर हो जाता है। ये लास्ट वाला फॉर्मूला तब लगाना है जब आपके पास वैल्यूज कुछ इस तरीके से दे रखी हो, जैसे कि पास पास हो, क्लोज क्लोज, और बड़ी वैल्यूज हो, जैसे 999 और 998 और 1000, कुछ ऐसे वैल्यूज दे रखी हैं पास पास, जिनके बीच में डिफरेंस हम निकालें तो वो आपके पास कम आ जाए। डायरेक्ट स्क्वायर करना उनका थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन डिफरेंस इनके बीच में है वो हम इजीली कैलकुलेट कर लें। तो ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लगाना है यहाँ पे लास्ट में। तो ये समझ में आ गया तीनों फॉर्मूलों का इंपॉर्टेंट, तो इनको याद कर लेना एज इट इज़। इसके बाद में अगला देखिए, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कैसे पूछता है आपसे एग्जाम में, ये कई बार रिपीट हुआ है ये वाला कंसेप्ट। इसमें आपसे जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल आया तो आपको ये वाला फॉर्मूला ज़रूर ट्राई करके देखना है कि ये 99% केस में ये वाला फॉर्मूला लगता ही लगता है आपका। इसमें क्या है कि CP से MP का जो रेशियो होता है, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य का जो आपके पास रेशियो है वो रहता है आपके पास 100 - D, परसेंटेज में लेना है D को। D मतलब हो जाएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब छूट, जो भी छूट दे रखी है आपको क्वेश्चन में। और नीचे आपको लेना 100 ± P या L। P या L का मतलब क्या हो जाएगा, यदि प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में होगा तो 100 + P ले लेना है। जैसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 + 10 मतलब नीचे 110 आ जाएगा। ठीक है, और यदि लॉस हो रहा है 20% का तो 100 - 20 तो नीचे 80 आ जाएगा। तो समझ में आ गया इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। इसमें आपको क्या करता है कि तीन चीज़ें दे देता है, चौथी चीज़ आपसे पूछता है। CP से MP का कभी कभी रेशियो दे देता है, डिस्काउंट दे देता है तो आपसे प्रॉफिट या लॉस जो हो रहा है वो पूछ लेता है, या फिर आपको प्रॉफिट या लॉस दे देता है और ये डिस्काउंट दे देता है। CP में से कोई एक वैल्यू दे देता है और MP की वैल्यू पूछ लेता है, या फिर MP की वैल्यू दे देता है, CP की वैल्यू पूछ लेता है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चलती है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रख लेना है एज इट इज़। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा अच्छा है, और इसका आपको पहले तो क्या है कि डेरिवेशन आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे कैसे किया हुआ है इसका। बाकी आपको डायरेक्ट रिजल्ट या इसका याद रख लेना है। इसमें करना क्या है बेसिकली, देखो ये सवाल दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो ये वाला तरीका हो गया और एक और दूसरा तरीका और है। ये अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो कैसे करना है इसको। देखिए आपको सवाल ये दे रखा है, ये प्रीवियस ईयर का ही है, अपने CGL 2021 में Tier 1 में पूछा गया है। इसमें आपको एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें ये जो पॉइंट है P Q और R के बारे में क्या दिया है कि ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है।
तो अब देखिए ये एंगल, ये एक्स एक्स मान लिया मैंने, ये वाई वाई मान लिया। अब से ये वाला एंगल पूछता है, ये वाला आपको दे रखा होता है, ये फिर कभी कभी ये वाला दे रखा होता है क्यू पे बनने वाला, ये वाला पूछ लेता है। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, तो उसको यहाँ पे डिराइव किया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको कैसे डिराइव किया। सिंपल सा कंसेप्ट है, ये दोनों बराबर है तो एक्स एक्स हो जाएगा, ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 180 माइनस वाई हो जाएगा। इस चतुर्भुज के कोणों का योग रख दिया, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का, तो 360, तो उसके बराबर करके फाइनली रिजल्ट ये आ गया। रिजल्ट क्या आया ये समझो। देखो पी क्यू आर मतलब यहाँ पे बनने वाला एंगल पी क्यू आर, ये क्या होगा आपके पास 180 माइनस 2 टाइम्स बी ए सी। ये बाहर बनने वाले एंगल का 2 टाइम्स करके माइनस कर देना है। सिंपल कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है आपको, अंदर वाला एंगल क्या होगा 180 माइनस 2 टाइम्स बाहर वाला एंगल। समझ में आ गया। तो ये सवाल एक तरीके से और पूछा जाता है आपसे, एक आपको सर्किल दे देता है और सर्किल में एक ये डायमीटर हो गया और एक कॉर्ड यहाँ पे है जिसको आगे बढ़ाया गया है और दूसरी कॉर्ड ये है, इसको आगे बढ़ाया गया। ये मान लो कोई पी पॉइंट पे मिलती है और आगे बोल देता है ये वाला सेंटर मान लो ओ है इसका, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिला दिया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। अब देखिए अपने आप वही वाला ट्रायंगल बन गया। कैसे, देखो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाती है क्योंकि ये रेडियस है, ये वाली साइड आपके पास इसके बराबर हो जाएगी क्योंकि ये भी रेडियस है। तो अब आपसे ये वाला एंगल दे देता है और आपसे ये वाला एंगल पूछ लेता है। देखो सेम कंसेप्ट है, वही वाला सवाल है, बस केवल क्या है कि सर्किल में बना के दे दिया आपसे। तो अगली शिफ्ट में ये वाला पूछा गया था आपसे, तो भी रिलेशन आपका यही रहेगा 180 माइनस 2 टाइम्स ये वाला एंगल, ठीक है, पी वाला। तो इस तरीके से ये वाला कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ पे कवर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। देखो पावर 4 में है, ये वाला आपके पास किसके इक्वल होगा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ये होता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई में करना है यही सेम, केवल यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको यूज़ कैसे करना होता है। कभी कभी आपसे ये वाली वैल्यू दे रखी होती है, ये वाली दे रखी होती है, ये वाले पूछ लेता है, ये दे रखी होती है, ये वाली पूछ लेता है। या फिर इसमें कुछ रिलेशन कैसे करना होता है, तो ये 21 दे रखा है, तो ये आपने 7 दे रखा था, ये 3 आ गया, इन दोनों की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की निकाल सकते हैं दोनों को ऐड करके, ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं दोनों को माइनस करके। फिर कुछ रिलेशन दे देगा और उसको निकालना है, जैसे कि ये वाला, तो यहाँ पे रख के आसानी से निकल जाएंगी वैल्यूज़। तो एक कंसेप्ट ये हो गया, इसमें यही वाला फॉर्मूला है जो आपको यूज़ होगा यहाँ पे, इसको याद कर लेना है यहाँ पे, ओके। इसके बाद में देखिए ये सवाल है, इसके कई तरीके हैं करने के। अभी एक और तरीका मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो ये संख्या दे रखी है 10, 16, 22, 32, प्रत्येक में एक्स ऐड किया जाता है तो संख्याएँ प्रोपोर्शन में हो जाती हैं। तो आगे कुछ भी वैल्यू पूछ लेता है, तो मेन आपका काम यहाँ पे एक्स निकालना रहता है। तो एक्स को देखिए कैसे निकालेंगे, एक तरीका तो वही हो गया 10 प्लस एक्स हो जाएगा, 16 प्लस एक्स हो जाएगा, वो सेम तरीका वो आपको आता है। दूसरा तरीका यहाँ पे देखिए, दोनों का रेशो देखिए 10/16, इधर देखिए 22/32, ये दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस ऊपर वाले का 12, नीचे वाले का डिफरेंस 16, और इधर अब ये 12/16 आ गया। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब 12/16 है, इसको काट लेते हैं हम, 3 से काटा ये, 4 से काटा 3 बार और 4 से काटा ये, तो 3/4 आ गया, 3/4 आ गया। अब इधर देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए यहाँ पे 6, इधर इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1, तो इधर 6 है इधर 1 है, तो इसको 6 बनाना पड़ेगा क्योंकि बराबर रखना है मुझे ये। तो 6 बनाने के लिए क्या करूँगा, इसको ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से और नीचे भी 6 से, तो ये 18 बन गया, ये 24 बन गया। अब डायरेक्ट वैल्यू आपके पास आ गई है। देखो 10 से 18 8 ऐड हुआ है, 16 से 24 इसमें भी 8 ऐड हुआ है, तो वो संख्या x जोड़िए, मतलब x की वैल्यू डायरेक्ट 8 आ गई है आपके पास। मेन यहाँ पे 8 की ये जो x की वैल्यू ही निकालना रहता है। समझ में आ गया। दोबारा देख लो एक बार अच्छे से, यहाँ पे ऊपर वाले का डिफरेंस लेना है, नीचे वाले का डिफरेंस लेना है, इधर जो भी आएगा उसको काट लेना है और दोनों का डिफरेंस ले लेना है, इसके इक्वल बनाना है। इसको इक्वल बनाने के लिए इतने का मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसके बाद में डायरेक्ट डिफरेंस देख लेना है, तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद में आगे देखिए, इसमें सर्किल आपको दे रखा हो तो 3 यहाँ पर रिलेशन है, ये आपको याद रखने। देखो यदि ये पी पॉइंट है अंदर की तरफ है और ये दोनों कॉर्ड आपके पास यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आपको याद रखना है पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। पी पॉइंट से चलो तो पी ए इंटू पी बी, ठीक है, और इधर चलते हैं तो पी सी इंटू पी डी। ये समझ में आ गया। तो अगर ये पी पॉइंट बाहर हो गया तो पी पॉइंट से स्टार्ट करना है सभी को। पी ए ये वाला आ गया इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। समझ में आ गया। तो ये दूसरा रिलेशन हो गया। दोनों पॉइंट बाहर हो, केवल आपको ध्यान ये रखना है कि पी से ही स्टार्ट करना रहता है। एक दूसरा केस ऐसा रहता है कि यहाँ पे आपको एक टेंजेंट दे रखी होती है और एक आपके पास इसको
कट करने वाली रेखा दे रखी है जिसको छेदक रेखा बोलते हैं हिंदी में। तो ये पी ए, और तो इस पी टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी, बस ये फ़र्क हो जाएगा, बाकी जो हैं वो सेम रहेंगे। तो इधर ये वाले दो फॉर्मूले इसके हो गए और एक फार्मूला इसका हो गया, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, 3 वैल्यूज आपको दे रखी होती हैं, चौथी आपसे वैल्यू पूछ लेता है यहाँ पे। इसके बाद में देखिए अगला सवाल है। अब देखिए एक ट्राइंगल है आपको, और ट्राइंगल में ये वाला एंगल है जो 90 है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और इससे सामने वाली भुजा यानी कर्ण पर हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो 4 रिजल्ट यहाँ पे ध्यान रखने रहते हैं आपको। इन चारों रिजल्ट से यदि ये वाला सवाल कहीं भी आया है एग्जाम में तो ये 4 रिजल्ट से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 4 रिजल्ट कौन कौन से उनको समझ लो। देखो बी डी ये वाली जो साइड है परपेंडिकुलर का, जो परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है, यहाँ से ये बी डी का स्क्वायर बराबर होता है आपके पास ए डी इंटू सी डी। ये 2 पार्ट में इसको तोड़ा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे बी डी का स्क्वायर के बराबर, ये सीधा आ जाएगा। सेकंड देखिए बी डी इंटू ये वाली साइड ए सी बराबर हो जाएगा ए बी ये वाला इंटू बी सी ये वाला, ये दूसरा रिलेशन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए ए डी की वैल्यू आपसे पूछ लेता है, मतलब ये वाली साइड ए डी, ये हो जाएगा आपके पास ए बी स्क्वायर, ये वाला साइड ए बी स्क्वायर अपॉन कंप्लीट ए सी, समझ में आया। और ऐसे ही सी डी की वैल्यू पूछ लेता है ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन कंप्लीट ए सी। तो ये वाला चारों फॉर्मूले हैं, आपको याद रख लेने सीधा सीधा। सी जी एलेमेंट्स में अभी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था, बी डी के स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी, तो ये आ जाए आंसर आ जाएगा आपका ए डी इंटू सी डी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल देखिए, ये एक ट्राइंगल है, इसकी खास बात क्या है कि देखो इसके ए बी सी ट्राइंगल है, इसमें ये ए डी है ना, ये तो परपेंडिकुलर है, और ये जो ए ई है ये इसका एंगल बाइसेक्टर है बी ए सी का, तो इनके बीच में एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए डी ए ई। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछता है तो ये क्या हो जाएगी, ये एंगल बी, ये एंगल सी, बी माइनस सी डिवाइड बाई 2, डायरेक्ट याद रख लेना है आपको, ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल डिवाइड बाई 2 करना है, तो ये डी ए ई एंगल आपसे निकल जाएगा सीधा। ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, समझ में आ गया। इसके बाद में देखिए ये वाला कंसेप्ट है, इसमें देखो 2 तरीके से किया जाता है ये वाला सवाल। एक तो पाइथागोरन ट्रिपलेट से, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज़ दे रखी होती हैं ना वो आपको वैल्यूज ही स्टैंडर्ड दे रखी होती हैं, तो आपको सीधा दिख जाती हैं। दूसरा यहाँ पे एक्स मान के भी कर सकते हो, दोनों तरीके। मैं पाइथागोरन ट्रिपलेट वाला आपको बता देता हूँ। देखो ये आपको सवाल ऐसे दिया रहता है, ये कंप्लीट 22 जीवाएँ हैं जो आपके पास समांतर हैं और केंद्र के दोनों विपरीत ओर हैं, ठीक है, और एक साइड भी हो तो भी निकल जाएगा। और इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है, मतलब रेडियस दे रखी होती है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी होती है, तो एक की आपको साइड की डिस्टेंस दे रखी है, दूसरे की आपसे पूछता है। सवाल ये रहता है तो करना कैसे रहता है, देखिए सबसे पहले इसकी कंप्लीट दे रखी है, तो यहाँ से मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो 12 में आ जाएगा ये, ओके। ये आपको रेडियस 15 दे रखी है, तो इधर की रेडियस 15 होगी। देखिए ये 12 है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 9। देखो 3, 4, 5 का आपके पास ट्रिपलेट होता है, तो इसको ही मल्टीप्लाई कर रखा है आगे 3 से, ये 9 हो जाता है, ये 12 हो जाता है, ये आपके पास 15 हो जाता है। तो ये तो वैल्यूज़ यहाँ पे दे रखी हैं, तो इस हिसाब से ये वाली वैल्यू 9 हो गई। पूरी 21 दे रखी है, तो ये आपके पास 12 हो गई। यदि ये 12 है, ये 15 है, तो ये दोबारा 9 हो गई, ये 9 हो गई, तो ये भी 9 हो जाएगी। तो कंप्लीट कितनी हो जाएगी 18। तो आपसे सवाल में यही पूछता है कि सी डी की वैल्यू क्या है, कई बार पूछा गया आपसे ये वाला सवाल। इसके बाद में ये देखिए ये वाला कंसेप्ट आपसे, इसमें 2 कंसेप्ट हैं आपके साथ जो डिस्कस करने हैं। देखो सेंटर पे जो बनने वाला एंगल है ना, ये आपके पास 2 थीटा है, तो सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल तो थीटा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये जो आपका ये यदि डायमीटर है तो यहाँ पे बनने वाला एंगल तो 90 होता है, ये आपको पता ही है। दूसरी चीज़, अब ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला ए क्यू बी और पी, ये वाला आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्योंकि इसकी सरकमफ्रेंस पे बन रहा है पूरा पूरा। तो यदि ये थीटा है तो इनके आमने सामने का एंगल भी आपके पास योग कितना होता है 180 रहता है। तो ये थीटा है, तो ये पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये वाला एंगल आपको दे देता है और आपसे ये वाला एंगल पूछ लेता है। तो कैसे करना है समझ में आ गया। इससे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, ये वाला हाफ हो जाएगा, इससे फिर यहाँ पे आ जाएंगे, पाई में से इसको माइनस कर देना है। आ गया समझ में कैसे करना है इस सवाल को। इसके बाद में देखिए ये वाला ये ट्राइंगल है, इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसकी खास बात ये है कि इसकी 2 मीडियन दे रखी हैं, एक ए डी मीडियन हो गया, एक सी ई मीडियन हो गया। अब मीडियन है तो इसको बराबर में काटेंगी, ये बराबर में काट रही हैं। तो यहाँ पे 2 रिलेशन आपको ध्यान रखना है वो ये है, देखो इन मीडियन का स्क्वायर
मीडियन का स्क्वायर क्या है, AD स्क्वायर CE स्क्वायर, AD स्क्वायर CE स्क्वायर बराबर, और ये जो हाइपोटेन्यूस है इसमें एक रिलेशन होता है कि 4 टाइम्स ये मीडियन का स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स AC स्क्वायर। इसको ऐसे भी याद रख लो कि AD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर, ठीक है। मतलब मीडियन का स्क्वायर है वो ज़्यादा होगा, कितना, 5, और ये यूनिट नीचे वाले क्या होगी, 4। तो ये वाला रिलेशन आपसे पूछ लेता है, पिछली बार CGL में पूछा गया है, ये वाला आपका 2019 में पूछा गया और कई बार रिपीट भी हुआ ये वाला कंसेप्ट। तो देखिए कैसे समझ में आया कि ये वाला जो मीडियन का स्क्वायर है डिवाइड बाई मैंने क्या किया, हाइपोटेन्यूस, ये होता है आपके पास 5/4। समझ में आ गया, तो आसानी से याद हो जाएगा आपको ये वाला। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए दोनों फॉर्मूले आपको याद रख लेने हैं सीधा सीधा, कि साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और दूसरा, यदि पावर 6 हो यहाँ पे तो बस फर्क क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। पावर 4 है तो 2 आ जाएगा, पावर 6 है तो 3 आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं और सवाल में पूछे जाते हैं। टेलीग्राम पे मैंने शेयर किए थे आपको सवाल, तो वहाँ से आपने देख लिए होंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है इनसे। तो बाकी ये दोनों यूज़ होते हैं, आपको पता होना चाहिए दोनों। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि यदि ये एंगल A है, इसका एंगल बाइसेक्टर ये AD हो जाएगा, तो दोनों एंगल बराबर हैं। तो ये जो सामने वाली भुजा है ना, ये सामने वाली भुजा के 2 पार्ट हो गए, BD और CD। ये जो इनका रेशो क्या रहेगा, AB, ये वाला मान लो ये आपके पास 30 है और ये आपके पास 45 है। तो इस वाली साइड का मतलब कंप्लीट का जो रेशो रहेगा वो क्या रह जाएगा, 30 और 45। काट लो इसको, 15 दूना 30, 15 3 45, ठीक है। तो 2:3 में रहेगा इसका रेशो BD और CD का। आपसे क्या दे रखा होता है कि कंप्लीट की साइड दे रखी होती है, BC की वैल्यू दे रखी होती है, ठीक है। BC की वैल्यू 10 दे रखी है, तो आपसे BD की वैल्यू पूछ लेता है तो कितनी हो जाएगी, 4 आ जाएगी आंसर। तो इस तरीके से आपसे पूछता है। तो ध्यान यही रखना है कि इनका जो रेशो रहेगा वो क्या रहेगा, इस वाली का साइड का तो इसके रेशो में आ जाएगा और ये वाला इसके रेशो में आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये वाली जो भी लेंथ दे रखी है वहाँ से वो कैलकुलेट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट यही है कि रेशो आपको ध्यान रखना है। आ गया समझ में ये वाला। इसके बाद में देखिए रेशो एंड प्रपोर्शन से इसमें याद क्या रखना है आपको, देखो 3 संख्याएं दे रखी हैं, जैसे मान लो 2 संख्याएं हैं A और B, इनसे आपका मीन प्रपोर्शन पूछ ले आपसे, तो क्या हो जाएगा, मीन प्रपोर्शन √ में AB, ठीक है। 2 संख्याएं जैसे कि आपके पास 4 और 9 दे रखी है, मीन प्रपोर्शन पूछ लिया तो √ में 4 × 9 36, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। ये क्वेश्चन पहला दिया हुआ है। अगला देखिए थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन क्या है, जैसे कि 2 संख्या दे रखी है A और B, आपसे थर्ड प्रपोर्शन पूछ ले तो क्या हो जाएगा B²/A, ये आपके पास थर्ड प्रपोर्शन हो जाएगा। ये कैसे निकलेगा, जैसे 2 संख्या 4 और 6 हैं तो ये 36 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा इसका 9 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दिया, ये आपके पास 2 संख्याएं थी। इसके बाद में देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है कि यदि 3 संख्याएं दे रखी हैं A, B और C, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ ले तो दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ये, तो BC/A, तो ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। संख्याएं जैसे 4 6 8 दे रखी है तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 6 48, 48 डिवाइड बाई 4, तो 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गए रेशियो प्रपोर्शन के। आगे देखिए ये ज्योमेट्री का है, इसमें क्या रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है एंगल के लिए। देखिए सबसे पहले क्या रखना है कि जो भी जितने भी इंटीरियर एंगल हैं उनका टोटल यदि मैं सम करता हूँ, एडिशन करता हूँ, तो वो रहता है आपके पास n-2 × 180। अब आपके पास n क्या है, यहाँ पे साइड दे रखी है, जैसे कि आपके पास मान लो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में साइड कितनी होगी 3, तो 3 वैल्यू यहाँ पर रख देना, 3 - 2 × 180, ठीक है। मतलब 3 - 2 1, तो 180, तो ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यही यहाँ से निकालना रहता है, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो समझ में आ गया। यदि एक कोण की वैल्यू पूछ रहा है तो n से डिवाइड कर देंगे, तो एक इंटीरियर एंगल आ जाएगा आपके पास। ये पूछता है आपसे सवाल, ठीक है। तो n-2 180। और यदि एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो उसके बारे में एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जितनी भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ट्राइंगल हो गया आपके पास, या फिर एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल हो गया, या फिर पंचभुज हो गया, ठीक है, हेक्सागोनल हो गया, कुछ भी हो गया आपके पास, तो उसमें सबसे खास बात यह है कि जितने भी आपके पास एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका एडिशन होता है वो 360 होता है, 360 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यदि एक की वैल्यू निकालनी है तो जितनी साइड है उसकी, जैसे कि 6 साइड है तो 6 से डिवाइड कर दो, आपके पास एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी 60 डिग्री। यदि आपके पास ट्राइंगल है और एक आपके पास एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पूछ ले तो कितना 360 में डिवाइड कर दूंगा 3 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 120।
तो ये रेगुलर पॉलीगन में आपकी ये वैल्यूज़ कैलकुलेट की जा सकती हैं डायरेक्ट डिवाइड करके n से। और ये दोनों तो आपको समझ में आ गई, 360 टोटल, n-2 टोटल, ये इंटीरियर या एक्सटीरियर। तीसरी चीज़ आपको डायगोनल की संख्या पूछ लेता है, तो n, ये डायगोनल की नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2। ये आपको डायरेक्ट ध्यान रख लेना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं। n क्या है यहाँ पे, n मैंने बता दिया कि नंबर ऑफ साइड्स है यहाँ पे n की वैल्यू। और दूसरी चीज़ एक और ध्यान रखनी है आपको, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का योग होता है, यानी एडिशन होता है, वो आपके पास 180 डिग्री होता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए ये 3 फॉर्मूले हैं, आपको एक पाथ का एरिया निकालना है। तो कैसे, देखो 3 केस हैं। ये आपके पास कोई फील्ड है, ये फील्ड के चारों तरफ रास्ता है, ठीक है, चारों तरफ रास्ता है बार बार। तो W उसकी विड्थ है रास्ते की, तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा इस वाले केस में, आउटसाइड वाले में, L प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W, ठीक है। तो ये देखो ये W है और ये L और B इसकी साइड है, तो L प्लस बी प्लस प्लस में हुआ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अंदर आ गया ये रास्ता, तो अंदर वाले में क्या ध्यान रखना है, सिंपल सा L प्लस बी माइनस 2W हो जाएगा, बस ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2W, और 2W से तो माइनस मल्टीप्लाई करना ही करना है। तो ये समझ में आ गया। अंदर बाहर वाले का ये हो गया, अंदर वाले का हो गया। अब देखिए अंदर वाले में एक और कंसेप्ट बन सकता है, आपके पास रास्ता कुछ ऐसे बन जाए, कैसे, बीचों बीच ऐसे इस तरीके से, ठीक है, परपेंडिकुलर टाइप में बन जाए ऐसे मिड में। तो उसका क्या मामला रहेगा, देखो रास्ते का क्षेत्रफल उस वाले केस में क्या हो जाएगा, L प्लस बी माइनस 2W माइनस W, यहाँ पे देखो केवल माइनस W आएगा, L प्लस बी माइनस W, और मल्टीप्लाई किससे करना है, W से, केवल W से होगा। समझ में आ गया ये वाला। और दूसरी चीज़ जो ये तो आपके पास रास्ते का आ गया जो पाथ है, लेकिन पाथ के अलावा यदि आपसे एरिया पूछ ले तो वो हो जाएगा डायरेक्ट L माइनस डब्लू इंटू बी माइनस डब्लू। डब्लू का मतलब समझ में आ गया ना आपको, ये जो विड्थ है रास्ते की वो है। तो ये डायरेक्ट आपको तीनों फॉर्मूले याद रख लेने हैं यहाँ पे। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ट्राइंगल में आपके पास क्या दे रखा है, दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। देखो ये आपके पास पी क्यू ये साइड को कट कर रहे हैं, ए बी और ए सी पे 2 पॉइंट हैं पी और क्यू। इनके बीच में यदि दे रखा है कि ये पी क्यू पैरेलल है बी सी के, तो जो ये रेशियो है ये आपके पास बराबर रहेगा, जैसे कि ए पी और पी बी बराबर ए क्यू और क्यू सी। ये समझ में आ गया। इधर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपको क्वेश्चन में ये दे दे कि ये वाला मिड पॉइंट है इसके, ठीक है, मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, इधर इसका मिड पॉइंट है, इधर ये वाला, तो ये इसका पैरेलल हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये जो पी क्यू है ना, पी क्यू ये डायरेक्ट हो जाएगा हाफ इसका, क्योंकि ये वाला जो ट्राइंगल है ना आपके पास बड़ा वाला और ये छोटा वाला, ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो जाएंगे तो ये वाली साइड हाफ हो जाएगी, जो पी क्यू है वो ये इस वाली साइड की, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ एक और जो यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इसका जो एरिया पूछ लेता है आपसे, तो क्या हो जाएगा इस वाले पार्ट का, ये हो जाएगा 1/4 ABC। अब 1/4 क्यों लिया है, तो देखो यदि मैंने इसको मिड पॉइंट को यहाँ पे मिलाया तो देखो ये 4 ट्राइंगल में टूट गया, 1 2 3 4, तो 4 भाग हैं बराबर बराबर। तो ABC का 1/4वां भाग है ये वाला ऊपर APQ, तो इसलिए 1/4 आ गया। तो ये बात समझ में आ गई। और एक और चीज़ जो यहाँ से समझनी है वो मैं आपको बता रहा था। देखो दो ट्राइंगल आपको सिमिलर दे रखे हैं, ठीक है, सिमिलर दे रखे हैं दो ट्राइंगल। तो यदि उनकी साइड का रेशो दे रखा हो आपको, जैसे 2:3 में, ओके, तो आपसे उनका एरिया का रेशो पूछे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर कर देना, तो 4:9 में, ओके, 4:9 हो जाएगा। यदि इस 4 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 16, तो इस 9 की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, कितनी हो जाएगी, 36, क्योंकि इसका 4 गुना किया तो इसका भी 4 गुना कर दूंगा। ये वाला सवाल आपसे पूछा जाता है। दूसरा सवाल कैसे पूछा जाता है कि इनके एरिया का रेशो दे देगा आपको 36 और 81, ठीक है, ऐसे देगा 25 और 36, ओके। तो एक की साइड आपको दे देगा 10, तो दूसरे की साइड आपसे पूछ लेगा। तो यदि ये एरिया का रेशो दे रखा है तो इसका सबसे पहले हमको साइड का रेशो निकालना पड़ेगा। तो क्या कर दूंगा, अंडर रूट ले लूँगा। देखो साइड का रेशो अंडर रूट में ले लेना है, और यदि क्षेत्रफल पे जाना है तो साइड का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो इसका अंडर रूट ले लूँगा तो 5, इसका अंडर रूट ले लूँगा तो 6, तो साइड का रेशो 5/6 में होगा। एक की साइड दे रखी है 5 यूनिट की वैल्यू 10 दे रखी है, तो दूसरे की साइड क्या हो जाएगी 12। तो ये समझ में आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 19th देखिए, इसमें क्या करना है कि दो ट्राइंगल आपको ध्यान रखने हैं। ये आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस का जब सवाल पूछा जाए तो इसमें क्या करना है कि दो ट्राइंगल में देखो एंगल क्या है, 30 डिग्री या 60 डिग्री, और एक ये तो 90 डिग्री होता ही है। दूसरे वाले में 45 के हो जाएंगे। तो साइड का रेशियो क्या रहता है यहाँ पे, 30 60 90, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, ये 90 के सामने 2।
तो ये सामने ये वाली भुजा, इसका रेशो रहेगा 1, ये √3, ये आपके पास 2, ये वाला रेशो रहता है साइड के बीच में। तो अब देखिए ये वाली साइड है ना, यदि ये वाली साइड आपको कितनी दे दे, कितनी दे दे, आपके पास 3 दे दे, ठीक है। तो √3 की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, ओके। तो एक यूनिट की वैल्यू √3 आ गई, तो ये वाली √3 हो जाएगी और ये आपके पास 2√3 हो जाएगी। समझ में आ गया। इस तरीके से यदि ये आपके पास 10 दे दे तो ये आपके पास 20 हो जाएगी और ये आपके पास 10√3 हो जाएगी। तो इस तरीके से साइड निकल जाएंगी यहाँ से आसानी से। और इस वाले केस में क्या करना है कि ये 1:1 में रहता है और ये √2 हो जाएगा। तो 1:1 √2 का रेशो रहता है यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में, 45, 45, 90 वाले में। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। इसके बाद देखिए अलजेब्रा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि आपको यदि प्लस में वैल्यूज़ दे रखी हैं, देखो ये 2 वैल्यूज़ हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको क्वेश्चन में दे रखा है x+1/x = 2 या कुछ भी वैल्यू दे रखी है, 4, कुछ भी वैल्यू दे रखी है, एज इट इज कुछ भी हो सकता है उसमें, आपको जो एग्जाम में दिया है। मतलब p वैल्यू दे रखी है, ये x+1/x है, इस तरीके से एग्जाम में दिया रहता है। तो आपसे ये वाली वैल्यू पूछ ले माइनस वाली, तो क्या करना है, इनके बीच में एक रिलेशन रहता है। यदि ये इसको मैंने p माना, इसको q माना, तो p² - q² = 4 रहता है। तो यदि ये वाली वैल्यू दे रखी है तो ये q वाली आप वैल्यू निकाल लोगे। जैसे कि ये वाली वैल्यू दे रखी है तो इसमें इधर जाऊँगा, तो जैसे कि ये 6 है, ठीक है, p की वैल्यू, जैसे p की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 - q² = 4। तो ये 4 इधर आ जाएगा, 32 = q²। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 32। समझ में आ गया। तो इस तरीके से q की वैल्यू निकल जाएगी। तो q की, और q क्या है यहाँ पे, x - 1/x, तो अंडर रूट 32। तो यहाँ पे कभी कभी आपको माइनस की वैल्यू निकालनी रहती है और कभी कभी प्लस की वैल्यू निकालनी रहती है। तो ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगी। इनके बीच में रिलेशन होता है p² - q²। p क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, q हो जाएगा नेगेटिव वाला। इसके बाद में देखिए यदि डायरेक्ट आपसे p की वैल्यू दे रखी है और ये स्क्वायर वाली वैल्यू पूछ लेते, क्या हो जाएगा, p² - 2, q वैल्यू पूछ ले तो pq - 3p। समझ में आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, यदि माइनस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये q, ये भी यदि माइनस में है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, q + 3q। समझ में आ गया। और एक चीज़, ये चीज़ तो समझ में आ गई यदि ये प्लस में है, लेकिन यदि ये माइनस में हो जाए, n² मतलब x² - 1/x², तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या चाहिए, x + 1/x और x - 1/x, ये चाहिए, दोनों चाहिए। तो ये यदि दे रखा है तो ये निकाल लेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया p² - q² = 4, तो वहाँ से ये निकल जाएगा। तो pq आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला सवाल आपसे पूछा गया है। तो ये वाले सवाल, ये सवाल तो हर शिफ्ट में पूछे गए, तो इस वाली स्लाइड से तो सब क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। इसके साथ साथ एडिशन में ये याद रख सकते हो, थोड़ा सा अच्छा सवाल बनेगा तो यहाँ से हो जाएगा वो कवर। देखो x⁵ 1/x⁵ ये क्या होता है, स्क्वायर वाली टर्म का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे माइनस में इतना कर देना। ये फॉर्मूले याद रख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी कंटेंट तो शेयर कर ही दिया मैंने आपके साथ। इसके बाद में देखिए डिविजिबिलिटी का थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए 2 के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट आपके पास 2 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर आपके पास सम होना चाहिए, इवन होना चाहिए। 3 के लिए क्या है कि जितनी भी डिजिट दे रखी है आपको, क्वेश्चन आपको दिया रहता है जैसे कि 2, 3, x और आपके पास 5, ये 3 से डिविजिबल है, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो आपको सबका सम करना है डिजिट का, और आपके पास 3, उसका 3 से डिविजिबिलिटी देखनी है, चेक करनी है। समझ में आ गया। 4 के लिए क्या करना है कि लास्ट की 2 डिजिट है ना आपके पास, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। जैसे कि इसको चेक करना है तो ये डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास डिविजिबल है, क्योंकि 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 4 से डिविजिबिलिटी आ जाएगी। और 8 के लिए क्या करना है, लास्ट के 3 को चेक करना है, ओके। 16 के लिए क्या करना है, लास्ट की 4 को चेक करना है। तो सीपीयू में आपसे ये वाला भी पूछा गया, 4 वाला। ज़्यादातर एग्जाम में आपसे 3 वाला ही पूछता है, ठीक है, तो लास्ट के 3 डिजिट वाला। तो 8 से डिविजिबिलिटी आपसे पूछता है। 6 के लिए क्या करना है, 6 के लिए हमको पता है 6 किसका मल्टीप्लिकेशन है, 2 और 3 का, तो 2 की भी चेक करनी है, 3 की भी चेक करनी है। 3 की आपको बताई दी मैंने, डिजिट का सम करना है, और 3 से डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है। 9 के लिए क्या करना है कि 3 का वैसे 9 का है, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, सबका डिजिट सम करना है, और 9 से डिविजिबल है तो वो डिविजिबल रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली x और y कुछ ऐसा रिलेशन दे रखा होता है, वो आपको निकालना रहता है। तो सवाल को पढ़ना रहता है वहाँ पे ज़रूरी कि आपको मिनिमम वैल्यू लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो उसी हिसाब से इसका आंसर आएगा। 11 के लिए अल्टरनेट डिजिट का आपको देखना रहता है, जैसे कि 121 है, अल्टरनेट डिजिट आपको चेक करनी रहती है, तो एक छोड़कर एक, तो उनका डिफरेंस जैसे कि यहाँ पे 2 - 2 ये 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है या फिर 11 आ रहा है या 22 आ रहा है, तो वो आपका 11 से डिविजिबल रहेगा। 16 के लिए मैंने बता ही दिया।
अब देखिए कुछ कंपाउंड नंबर जैसे कि कुछ मिक्स करके आ जाएँ, 2 का मल्टीप्लिकेशन में, जैसे कि 33 है तो 33 को 2 भाग में तोड़ना है आपको, 3 और 11, तो 3 की भी चेक करनी है, 11 की भी चेक करनी है। 72 आ जाए तो 8 की भी चेक करनी है, 9 की भी करनी है। 99 आ जाए तो 11 और 9 की चेक करनी है। 36 आ जाए तो 4 और 9 की चेक करनी है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से यहाँ पे ये डिविजिबिलिटी आपके पास चेक करनी है। आई होप जो भी मैंने कंसेप्ट यहाँ पे आपको समझाया वो सब कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। एंड ये आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड लास्ट एक इम्पोर्टेंट मेरा सजेशन ये रहेगा कि एग्ज़ाम में देखिए या इजी क्वेश्चन हो या फिर आपके पास टफ क्वेश्चन हो, प्रत्येक का वेटेज आपके पास 2 मार्क्स का है। तो आपको ये पहले डिसाइड करना है कि आपको पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो पहले इजी क्वेश्चन कर लेना है, उसके बाद में टफ क्वेश्चन से आपको डील करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था। यदि आपको कंटेंट समझ में आया है और आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।